नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सड़क पर माँ बाप। इंदौर की पुरानी रामबाग कॉलोनी की संकरी गलियों में एक छोटा सा 2 मंजिला मकान था, जिसकी दीवारें भले ही उखड़ चुकी थी और लोहे की थ्रिल पर जंग लग चुका था। पर आंगन में खड़ा तुलसी का पौधा और दरवाजे पर लटकती नीम की पत्तियों की माला बताती थी कि यह घर अभी भी सांस ले रहा है। इसी घर में पिछले 50 साल से रहते थे विजय शर्मा और उसकी पत्नी सुशीला शर्मा। विजय जी कभी इस मोहल्ले के सरकारी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। सादा कुर्ता पायजामा, कंधे पर झोला, हाथ में छाता और चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान, यह उनकी स्थायी पहनावा था। बच्चे उन्हें मास्टर जी नहीं, पापा जी कहते थे। रिटायरमेंट को 10 साल हो चुके थे। पेंशन इतनी थी कि बस 2 वक्त की रोटी चल जाए, उससे ज्यादा की हिम्मत नहीं होती थी। सुशीला जी घर संभालती थी, पड़ोसियों की सिलाई करके थोड़े पैसे जोड़ लेती थी। दोनों की जिंदगी एक सादे कागज की तरह थी, न रंग न डिजाइन, पर बिल्कुल साफ सुथरी। उनका इकलौता बेटा रोहन बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेलते थे, रोहन दुकानों के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियों को घूरता रहता था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और बोला, पापा मुझे बिजनेस करना है। विजय जी ने बहुत समझाया, पर माँ का दिल नहीं माना। रोहन मुंबई चला गया। कभी कभी फोन करता, कभी पैसे मांगता। विजय जी चुपचाप भेज देते। आखिरी बार उसने कहा था, पापा एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, इस घर के कागजात पर साइन कर दो, बैंक से लोन निकलवाता हूँ। विजय जी को बुरा लगा था, पर बेटी की खुशी में साइन कर दिए। उसके बाद रोहन का फोन बंद। और आज थी 15 अप्रैल, विजय जी और सुशीला जी की शादी की 50वीं सालगिरह, स्वर्ण जयंती। सुबह से विजय जी कुछ अजीब से थे। चुपचाप तैयार हुए, अलमारी से वही पुराना शेरवानी निकाला जो रोहन की शादी में पहना था। सुशीला जी ने मना किया, इतना भारी कपड़ा इस गर्मी में, पर विजय जी ने हंसकर टाल दिया। फिर जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, उसमें 1500 रुपए थे। पिछले 6 महीने से एक एक रुपया जोड़ कर रखे थे। आज तुम्हें सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? चुपचाप मेरे साथ चलो। दोपहर के 3 बजे विजय जी ने ऑटो रोका और ड्राइवर से बोले, पलासिया, दी एमराल्ड होटल। सुशीला जी चौंक गई। एमराल्ड इंदौर का सबसे महंगा होटल था। वहां एक कप चाय भी 100 रुपए से कम नहीं थी। अरे, आप पागल हो गए हैं क्या? हम वहां क्या करेंगे? आज हमारी शादी को 50 साल पूरे हुए हैं। सुशीला, एक दिन तो जी ले, जैसे अमीर लोग जीते हैं। ऑटो होटल के सामने रुका। दरबान ने सलाम ठोका। लिफ्ट के कांच में अपना चेहरा देखकर सुशीला जी सहम गई। रेस्तरा में टेबल पर पहले से बुकिंग थी। मिस्टर एंड मिसेज विजय शर्मा, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन लिखा कार्ड लगा था। वेटर ने मेन्यू थमाया। एक प्लेट दाल मखनी 250 की। सुशीला जी के हाथ कांप गए। यहाँ तो हमारे एक महीने का राशन आ जाए। विजय जी मुस्कुराए। आज सिर्फ एक दिन का राशन खराब करेंगे, बाकी 11 महीने फिर दाल चावल खा लेंगे। उन्होंने पनीर टिक्का, दाल मखनी, नान और एक छोटा चॉकलेट केक ऑर्डर किया। केक पर लिखा था, हैप्पी 15th एनिवर्सरी विजय एंड सुशीला। जब केक आया तो विजय जी ने सारे वेटरों को बुलाया और बोले, आज हमारी गोल्डन जुबली है, आप सब भी केक खाइए। वेटर हंस पड़े। किसी ने फोटो खींची, किसी ने गाना छेड़ दिया। सुशीला जी शर्मा कर लाल हो गई। उनकी आंखें भर आई। 50 साल पहले भी विजय जी ने ऐसे ही गली के लड़कों को बुलाकर 2 रुपए की मिठाई बांटी थी। आज 50 साल बाद भी वही दिल। खाना खत्म हुआ, बिल आया, 1280 रुपए। बाहर निकले तो सुशीला जी बोली, जी आज तक आपने मुझे राजकुमारी जैसा फील कराया। विजय जी ने हाथ थामा, तुम तो मेरी रानी हो, आज सिर्फ ताज पहनाया है। ऑटो में बैठे। शाम के 7 बज चुके थे। सूरज डूबने को था। दोनों चुप थे। एक अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी ने आज एक दिन की छुट्टी दे दी हो। ऑटो रामबाग की गली में मुड़ा। दूर से ही कुछ गड़बड़ लगा। घर के बाहर भीड़ थी, लाइट जल रही थी, दरवाजा खुला था। विजय जी का दिल जोर से धड़का। ऑटो रुका। वे दौड़े। आंगन में उनका सारा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। बिस्तर, बर्तन, पुरानी अलमारी, सुशीला जी की लाल साड़ी तक। अंदर 5-7 युवक थे। एक के हाथ में रजिस्ट्री के कागज थे। उसने कहा, विजय शर्मा जी, यह घर अब हमारा है।
आपके बेटे रोहन ने हमें 55 लाख में बेचा है। ये देखिए, रजिस्ट्री, नोटरी, स्टाम्प सब लीगल है। विजय जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। सुशीला जी ने कांपते हाथों से कागज लिए। नीचे रोहन के साइन थे। तारीख 10 दिन पुरानी। मेरा बेटा मुंबई गया था। हाँ, वहीं से डील फाइनल की और पैसे लेकर विदेश भाग गया। अब सामान उठाइए, वरना हम फेंक देंगे। किसी ने कॉलर पकड़कर धक्का दिया। सुशीला जी गिरते गिरते बची। तिजोरी खोली, खाली। शादी की सारी ज्वेलरी, थोड़ा बहुत केश, सुशीला जी की माँ की याद की चूड़ियां, सब गायब। रात के 9 बज रहे थे। अप्रैल की गर्मी में भी ठंड लग रही थी। विजय जी फुटपाथ पर बैठ गए। सुशीला जी उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। सामने उनका अपना घर था, पर अब पराया हो चुका था। गली के लोग देख रहे थे, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विजय जी ने सुशीला जी का हाथ थामा और धीरे से बोले, चलो यहाँ नहीं रुकना, कहीं और बैठते हैं। दोनों ने छोटा सा बैग उठाया, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और कुछ बर्तन थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। रात गहराती गई। सुशीला जी बोली, आज हमारी गोल्डन जुबली थी ना। विजय जी चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। 50 साल की मेहनत एक पल में राख हो गई थी। स्वर्ण जयंती की चमक कुछ ही घंटों में अंधेरे में डूब गई। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का हाथ और वह छोटा सा बैग बचा था। बाकी सब लुट चुका था। सुबह की पहली किरण जब रामबाग की गलियों में आई, तो विजय जी और सुशीला जी अब भी उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। रात भर नींद नहीं आई थी। कभी ठंड लगती तो एक दूसरे से सट जाते, कभी गुस्सा आता तो रोहन को कोसते, कभी बस चुप होकर सामने अपने ही घर को देखते रहते। नया मालिक, जिसका नाम था विकास पवार, सुबह 7 बजे आया। उसके साथ 4 मजदूर और एक ट्रक। उसने विजय जी को देखा और ठंडी हंसी हंसा। अंकल जी, रात तो गुजर गई, अब भी यहीं बैठे हैं। मैंने कहा था ना, मुझे पूरा घर खाली चाहिए। आज से यहाँ मिनी मॉल बनेगा। विकास जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हमें सिर्फ एक कोना दे दो, हम किराया दे देंगे, मजदूरी कर देंगे, बस सिर पर छत चाहिए। विकास ने मुंह बनाया, अंकल, मैं यहाँ वृद्धाश्रम नहीं खोल रहा। 10 बजे तक सामान हट जाए, वरना ट्रक में लाद कर बाहर फेंक दूंगा। उसने मजदूरों को इशारा किया और वे बाकी बचा कुचा सामान भी सड़क पर पटकने लगे। सुशीला जी की पुरानी सिलाई मशीन भी बाहर आ गई। विजय जी उसे गोद में उठाकर रोने लगे। ये मेरी पत्नी की जिंदगी है, इसको मत छुओ। मजदूरों ने धक्का दिया और विजय जी गिर पड़े। विकास ने 500 का नोट फेंका और बोला, चाय पानी कर लो, अब निकलो। नोट हवा में उड़ता हुआ सुशीला जी के पैरों के पास गिरा। दोनों ने उसे छुआ तक नहीं। दोनों ने अपना छोटा सा बैग और सिलाई मशीन उठाकर गली के मोड़ पर आ गए। सुशीला जी की आंखें सूज चुकी थी। विजय जी ने कहा, एक आखिरी उम्मीद बची है सुशीला। मेरा पुराना दोस्त रमेश चंद जैन, स्कूल के जमाने से साथ पढ़े थे। 10 साल पहले विजयनगर शिफ्ट हुए थे। चलो उनसे मदद मांगते हैं। सुशीला जी ने सिर हिलाया। दोनों बस से विजयनगर पहुंचे। रास्ते भर विजय जी पुरानी यादें ताजा करते रहे। रमेश मेरे से भी गरीब घर से था, पर ईमानदार। उसने कहा था, विजय, जब भी मुसीबत आए मेरे दरवाजे पर दस्तक देना। आज वही दिन आ गया। विजयनगर की नई कॉलोनी में रमेश जी का मकान था। बाहर सफेद गाड़ी खड़ी थी। दरवाजे पर फूलों की माला लटक रही थी, पर माहौल भारी था। विजय जी ने दरवाजा खटखटाया। एक जवान लड़का आया, चेहरे पर उदासी। उसने पूछा, किससे मिलना है? अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। विजय जी का दिल धक से रह गया। बेटा, रमेश चंद जी हैं? लड़के की आंखें भर आई। पापा कल रात गुजर गए, हार्ट अटैक था, अभी अभी अंतिम संस्कार से लौटे हैं। विजय जी के पैर लड़खड़ा गए। वे दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। सुशीला जी भी सिसकने लगी। जिस सहारे की आखिरी डोर थी, वह भी टूट गई। थोड़ी देर बाद अजय, रमेश जी का इकलौता बेटा, बाहर आया। उसने विजय जी को पहचान लिया। बचपन में वह विजय जी के स्कूल में पढ़ा था। अजय ने पूछा, अंकल, आप यहाँ? और आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विजय जी ने सारी रात की बात बताई। अजय की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो गई।
रोहन भैया ने ऐसा कैसे किया? अंकल, आप चिंता मत करो। पापा होते तो यही कहते। आप हमारे साथ रहिए। पीछे वाला गेस्ट रूम खाली पड़ा है। इसे अपना घर समझिए। उसने दोनों का बैग उठाया और अंदर ले गया। घर में अभी भी मातम था, पर अजय ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने चाय बनवाई, खाना परोसा। विजय जी ने कहा, बेटा, हमें सिर्फ 2-4 दिन चाहिए, फिर हम कुछ इंतजाम कर लेंगे। अजय बोला, अंकल, आप जब तक चाहें रहें। पापा की कमी मुझे आप दोनों में पूरी होती दिख रही है। शाम हुई। अजय जी की पत्नी नेहा घर लौटी। वह अभी अभी ससुराल से अंतिम संस्कार के बाद लौटी थी। अजय ने उसे सारी बात बताई। नेहा ने पहले तो सहानुभूति दिखाई, पर जब विजय जी और सुशीला जी गेस्ट रूम में सामान रखने गए, तो नेहा ने किचन में अजय से झगड़ा शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें भी कांप रही थी। अभी पापा गए हैं, मेहमानों को खिलाने पिलाने से फुर्सत नहीं, और तुम अनाथ आश्रम खोल रहे हो। 2 अजनबी बुड्ढों को घर में घुसा लिया। मुझे तो खुद खाना बनाने की फुर्सत नहीं। अब इनके लिए अलग चूल्हा जलाऊं। कल को ये यहीं डेरा डाल लेंगे और हम देखते रहेंगे। अजय ने समझाने की कोशिश की। नेहा, ये पापा के सबसे पुराने दोस्त हैं। इनके बेटे ने इनको सड़क पर छोड़ दिया। नेहा चिल्लाई, तो क्या हुआ? अपना दुख अपने पास रखें। मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। अभी मेहमान गए भी नहीं और तुम नए मेहमान ले आए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। बात बढ़ी तो नेहा ने प्लेट फेंक दी। आवाज इतनी तेज थी कि गेस्ट रूम तक पहुंच गए। विजय जी और सुशीला जी ने सब सुन लिया। विजय जी ने सुशीला जी का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो, यहाँ भी किसी का बोझ नहीं बनना। दोनों ने बैग फिर उठाया। सिलाई मशीन भी। रात के 10 बज रहे थे। अजय बाहर दौड़ा। अंकल, 1 मिनट रुकिए। वह उनके पैरों पर घिर पड़ा। मैं अपनी पत्नी से माफी मंगवाता हूँ। आप ऐसे मत जाइए। विजय जी ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, तुमने बहुत किया। अब हम किसी और पर बोझ नहीं बनेंगे। अजय रोने लगा। अंकल, कम से कम एक काम कर ले। मेरे दोस्त का कपड़े का शोरूम है, विजयनगर से थोड़ा बाहर। पापा की याद में आप वहां नौकरी कर लीजिए। रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। मैं अभी फोन करता हूँ। विजय जी ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, बस इतना एहसान कर दो कि हमें फिर सड़क पर न लौटना पड़े। अजय ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ उसके दोस्त के पिता श्रीकांत मालपानी ने हाँ कर दी। अजय ने दोनों को ऑटो में बिठाया और बोला, अंकल, अब आपका नया जीवन शुरू होने वाला है। रोहन भैया ने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आप हिम्मत मत हारिए। ऑटो चला। विजय जी खिड़की से बाहर देखते रहे। शहर की लाइटें धुंधली हो रही थी। सुशीला जी ने उनका हाथ थामा और बोली, जिस रमेश को हम सहारा समझकर आए थे, वह चला गया। जिस अजय को हम अजनबी समझ रहे थे, उसने अपना बना लिया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। विजय जी ने आंखें बंद कर ली। उनकी जिंदगी में एक और दरवाजा बंद हुआ था और एक नया दरवाजा खुलने की आवाज आ रही थी। पर दिल में अब भी एक सवाल बार बार कौंध रहा था, रोहन, तू कहाँ है और तूने ऐसा क्यों किया? रात गहरा चुकी थी, पर अब दोनों के कदम थोड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। नया शहर, नया घर, नया बोझ और नई उम्मीद। दूसरा अध्याय यहीं से शुरू हो रहा था। ऑटो जब विजयनगर की चकाचौंध वाली सड़क को पीछे छोड़कर बाईपास की ओर मुड़ा, तो बाहर की लाइटें धीरे धीरे कम होती गई। रात के 11 बज चुके थे। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और बीच में छोटे छोटे ढाबे। आखिरकार ऑटो एक बड़े से कंपाउंड के सामने रुका, जिसके बाहर चमकता हुआ साइन बोर्ड था, श्रीकांत गारमेंट्स एंड एथनिक वियर। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। अजय ने उसे जगाया और अंदर ले गया। दुकान बंद थी, पर ऊपर मालिक का घर था। श्रीकांत मालपानी खुद दरवाजे पर खड़े थे। 60 के करीब उम्र, सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर बड़ा सा तिलक, पर आंखों में तेज। उन्होंने विजय जी और सुशीला जी को देखते ही हाथ जोड़ लिए। अजय ने फोन पर सब बता दिया। आप हमारे मेहमान नहीं, परिवार हैं। अंदर आइए। घर के अंदर साफ साफ था। श्रीकांत जी की पत्नी कमला जी ने दोनों को गर्म दूध पिलाया और ऊपर वाली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा दिखाया। कमरे में लकड़ी का पलंग, एक पुराना कूलर, दीवार पर गणेश जी की तस्वीर और खिड़की से खेतों की ठंडी हवा। सुशीला जी की आंखें भर आई। हम तो सड़क पर थे, आपने छत दे दी। श्रीकांत जी बोले, अंकल जी, कल सुबह से आप दुकान पर आ जाइए। जो काम आता हो कीजिए, जो नहीं आता हो वो मैं सिखा दूंगा।
और आंटी जी, आप जब मन करे कढ़ाई बुनाई में हाथ बटा सकती हैं। या रहना खाना सब फ्री, बस मेहनत ईमानदारी से करना। विजय जी ने हाथ जोड़ लिए। उस रात पहली बार कई दिनों बाद दोनों चैन की नींद सोए। अगली सुबह 5 बजे विजय जी उठ गए। पुरानी आदत थी, नहा धोकर नीचे आए तो श्रीकांत जी पहले से दुकान खोल रहे थे। दुकान विशाल थी, एक तरफ लेडीज सेक्शन, दूसरी तरफ जेंट्स। बीच में काउंटर और पीछे दर्जी लोग सिलाई कर रहे थे। विजय जी को पहले दिन सिर्फ कपड़े तह करना और ग्राहकों को नमस्ते कहना सिखाया गया। पर जैसे जैसे दिन बीते, विजय जी की असली कला बाहर आने लगी। वे पहले मास्टर थे, बच्चों को पढ़ाने का धैर्य और प्यार अब ग्राहकों पर लुटाने लगे। कोई ग्राहक आता तो वे पहले उसकी पसंद पूछते, फिर 10-15 डिजाइन दिखाते, हर कपड़े की खूबी बताते, रंग कैसे मैच करेंगे, किस मौके पर सूट करेगा। सब इतने प्यार से समझाते कि ग्राहक बिना खरीदे नहीं जाता। एक दिन एक और व्यापारी आया। उसने कहा, मुझे 10 कुर्ते चाहिए शादी के लिए। विजय जी ने आधे घंटे में उसे 20 कुर्ते दिखाए और इतने अच्छे से समझाए कि उसने 30 कुर्ते और 10 साड़ियां ले ली। शाम को हिसाब किया, उस दिन की सेल दुगनी हो गई। श्रीकांत जी हैरान थे। अंकल जी, आप तो हमारे लिए वरदान निकले। सुशीला जी भी पीछे नहीं रही। वे सुबह घर का काम निपटाकर 10 बजे दुकान आ जाती, पहले सिर्फ टिफिन देने। पर एक दिन एक ग्राहक ने शिकायत की कि उसकी साड़ी का बॉर्डर फीका लग रहा है। सुशीला जी ने कहा, बेटी जरा साड़ी दिखाओ। उन्होंने आधे घंटे में हाथ की कढ़ाई से इतना सुंदर बॉर्डर बना दिया कि ग्राहक ने दोगुना दाम दे दिया। फिर क्या था, श्रीकांत जी ने उन्हें अलग से काउंटर दे दिया। सुशीला जी अब डिजाइन बनाती, कारीगरों को समझाती और ग्राहकों को नई नई डिजाइन दिखाती। उनकी बनाई साड़ियाँ और कुर्ते इतने पसंद आने लगे कि दुकान का नाम होने लगा। श्रीकांत जी ने दोनों की तनख्वाह बढ़ा दी। विजय जी को 10,000 और सुशीला जी को 8,000। साथ में रहना खाना। पहली तनख्वाह मिली तो विजय जी ने सुशीला जी को बाजार ले गए और एक साड़ी दिलवाई। सुशीला जी ने मना किया, इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? विजय जी बोले, 50 साल पहले मैंने तुम्हें लाल जोड़े में देखा था, आज फिर लाल साड़ी में देखना चाहता हूँ। सुशीला जी की आंखें भर आई। दोनों ने पास के मंदिर में माथा टेका और घर लौटे तो श्रीकांत जी की पत्नी कमला जी ने पूछा, अंकल, अब तो आप लोग काफी तारीफ करते नहीं थकते, अब क्या प्लान है? विजय जी ने कहा, बस एक छोटा सा किराए का मकान ले लेंगे, अपना चूल्हा जला लेंगे, आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। श्रीकांत जी ने मना किया, अंकल आप यहाँ के हो गए, जब तक मन करे रहिए। समय तेजी से बीतने लगा। दुकान की सेल दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। श्रीकांत जी ने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। एक लड़का रखा जो घर घर डिलीवरी करता। सुशीला जी के डिजाइन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग दूर दूर से आते। विजय जी अब काउंटर पर नहीं, ग्राहकों के साथ बैठकर चाय पिलाते और डिजाइन फाइनल करते। दुकान छोटी सी दुकान से शोरूम बन गई। श्रीकांत जी ने बोर्ड बदल दिया, श्रीकांत गारमेंट्स, डिजाइन बाय सुशीला शर्मा। सुशीला जी शर्मा गई, पर दिल गदगद हो गया। इन्हीं दिनों दोनों ने पास की कॉलोनी में एक छोटा सा एक कमरे का मकान किराए पर ले लिया। किराया 4,000, बाकी पैसे बचाकर बैंक में जमा करने लगे। विजय जी बोले, सुशीला, अब हम फिर से अपना घर बनाएंगे, ईंट दर ईंट। सुशीला जी मुस्कुराई। शाम को दोनों मंदिर जाते, रात को साथ बैठकर पुरानी बातें करते। विजय जी कहते, लगता है भगवान ने हमारा इम्तिहान ले लिया और अब इनाम दे रहा है। सुशीला जी हंसती, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे और किसी इनाम की जरूरत नहीं है। फिर आया वह दिन जो फिर से सब कुछ बदलने वाला था। मई की तेज गर्मी थी। विजय जी छत पर गए कपड़े उतारने। विजय जी छत पर गए कपड़े उतारने। पुरानी सीढ़ी थी लोहे की। एक पैर फिसला और विजय जी सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। जोर की आवाज हुई, पड़ोसियों ने दौड़ लगाई। सुशीला जी चीख पड़ी। विजय जी का दायां पैर टूट चुका था। प्लास्टर चढ़ा, 6 महीने आराम, सारी जमा पूंजी जो अभी 10-15 हजार हुई थी अस्पताल में उड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अंकल अब भारी काम नहीं कर सकते। विजय जी बिस्तर पर पड़े पड़े रोए। सुशीला जी ने हंसकर कहा, अरे हम तो पहले भी साइकिल पर चलते थे, अब ऑटो पर चलेंगे। अस्पताल से लौटे तो मकान मालिक किराया मांगने आ गया। 2 महीने का बकाया था। सुशीला जी ने हाथ जोड़ लिए। 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए। मकान मालिक बोला, मैं दया का व्यापार नहीं करता। 5 दिन में किराया या सामान सड़क पर। सुशीला जी रात रात भर जाकर सिलाई करने लगी, पर इतना पैसा कहाँ से आता? विजय जी बिस्तर पर लेटे लेटे छटपटाते, मैं लाचार हो गया सुशीला, तेरे ऊपर बोझ बन गया। सुशीला जी उनके माथे पर हाथ फेरती, आप मेरे ऊपर नहीं, मेरे साथ हैं, जब तक सांस है मैं संभाल लूंगी। श्रीकांत जी ने मदद की पेशकश की,
पर विजय जी ने मना कर दिया। बेटा, तुमने बहुत कर दिया, अब और एहसान नहीं लेंगे। सुशीला जी अब सुबह 4 बजे उठती, घर का काम, विजय जी को नहलाना खिलाना, फिर दुकान। दुकान पर भी दिन भर खड़ी रहती, डिजाइन बनाती, ग्राहकों से बात करती। रात को 10 बजे लौटती तो पैर नहीं संभलते थे, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। विजय जी देखते तो मन ही मन रोते। बुढ़ापे में इसे नौकरानी बना दिया मैंने। एक रात विजय जी ने कहा, सुशीला तू थोड़ा आराम कर, मैं ठीक हो जाऊंगा। सुशीला जी बोली, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं रखूंगी नहीं। फिर भी पैसे की तंगी बढ़ती गई। मकान मालिक रोज चिल्लाता। आखिर सुशीला जी ने श्रीकांत जी से 5,000 उधार लिया और किराया चुका दिया। श्रीकांत जी बोले, आंटी आप हमारी फैक्ट्री की जान है, जितना चाहिए ले लीजिए। पर सुशीला जी ने सिर्फ जरूरत जितना लिया। धीरे धीरे विजय जी का प्लास्टर खुला, लंगड़ाते हुए दुकान आने लगे। ग्राहक उन्हें देखकर दुआएं देते। सुशीला जी की डिजाइन अब दूसरे शहरों तक पहुंच रही थी। श्रीकांत जी ने तनख्वाह फिर बढ़ा दी। दोनों ने फिर से बचत शुरू की। विजय जी बोले, इस बार कोई रोहन नहीं आएगा बीच में, हम खुद अपना घर बनाएंगे। सुशीला जी हंसती, और इस बार ताला मजबूत लगाएंगे। जिंदगी फिर से पटरी पर आती दिख रही थी। दोनों सुबह मंदिर जाते, दुकान जाते, शाम को साथ बैठते। लगता था अब कोई तूफान नहीं आएगा। पर किस्मत को तो अभी एक और इम्तिहान बाकी था, और यह इम्तिहान इतना बड़ा था कि दोनों की सारी हिम्मत की परीक्षा लेने वाला था। समय ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। विजय जी का पैर अब लगभग ठीक हो चुका था। लंगड़ाहट थोड़ी बाकी थी, पर वे दिन भर दुकान पर खड़े रहते थे। सुशीला जी की उंगलियां जादू चलाती रहती थी। श्रीकांत गारमेंट्स अब सिर्फ एक दुकान नहीं, इंदौर के बाहर तक का जाना पहचाना नाम बन चुका था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुशीला जी के डिजाइन की तस्वीरें वायरल होती थी। लोग पहले फोटो देखकर बुकिंग करते, फिर आकर कपड़े ले जाते। श्रीकांत जी ने 2 और कारीगर रख लिए थे। दुकान के बाहर हमेशा गाड़ियों की लाइन लगी रहती। कमला जी घर पर ऑनलाइन ऑर्डर पैक करती, और डिलीवरी बॉय रात तक दौड़ता रहता। विजय जी अब सिर्फ सेल्समैन नहीं, दुकान के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। कोई नया ग्राहक आता तो श्रीकांत जी खुद कहते, विजय अंकल से मिल लो, वे आपको ऐसा कपड़ा देंगे कि शादी में सब आपकी तारीफ करेंगे। एक दिन दोपहर में एक चमचमाती सफेद ओडी दुकान के सामने रुकी। उसमें से एक 50-60 साल का मोटा तंदुरुस्त आदमी उतरा। उसके पीछे उसकी पत्नी और बेटी। आधा आदमी का नाम था घनश्याम अग्रवाल, शहर के बड़े ज्वेलरी व्यापारी। वे बोले, मेरी बेटी की शादी है, पूरा ऑर्डर आपको ही देना है। दुल्हन का लहंगा, दूल्हे की शेरवानी, बारातियों की साड़ियां, कुर्ते, सब कुछ। बस एक शर्त है, सारा माल 15 दिन में तैयार और डिलीवरी समय पर। श्रीकांत जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। विजय जी और सुशीला जी को बुलाया और बोले, अंकल आंटी, ये हमारी दुकान का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, करीब 25 लाख का। आप दोनों मिलकर डिजाइन फाइनल कर लीजिए। सुशीला जी ने आध्या को अलग बिठाया। 2 घंटे तक डिजाइन दिखाए, रंग चुने, कढ़ाई के पैटर्न समझाए। आध्या की आंखें चमक रही थी। उसने कहा, आंटी जी, मैंने इतने सुंदर डिजाइन कहीं नहीं देखे, आप तो जादूगरनी हैं। घनश्याम दास ने एडवांस के तौर पर 5 लाख का चेक दे दिया और बोले, बाकी डिलीवरी पर, बस समय पर सामान पहुंच जाना चाहिए। शादी 27 मई को है। दूसरी दुकान में जैसे उत्सव छा गया। रात दिन काम चला। सुशीला जी सुबह 4 बजे से 11 बजे तक डिजाइन बनाती, फिर कारीगरों को समझाती। विजय जी हर पीस की फिटिंग चेक करते। 20 कारीगर, 10 सिलाई मशीनें, दिन रात चालू। श्रीकांत जी ने कहा, इस ऑर्डर के बाद हम नया शोरूम खोलेंगे। 15 दिन में सब कुछ तैयार हो गया। लहंगे पैक हुए, साड़ियां पैक हुई, कुर्ते पैक हुए, सिर्फ दूल्हे की शेरवानी बाकी थी। उसकी फाइनल फिटिंग 27 मई की शाम को थी। दूल्हा उस दिन शहर में आ रहा था। 27 मई की शाम 7 बजे दूल्हा आया। विजय जी ने उसे देखा तो दिल धक से रह गया। काला चश्मा, महंगा सूट, हाथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स, अक्कड़ भारी चाल। विजय जी की सांसें रुक गई। वह कोई और नहीं, उनका अपना बेटा रोहन था। रोहन ने भी विजय जी को देख लिया, पर उसने नजरें फेर ली और श्रीकांत जी से बोला, शेरवानी दिखाइए। विजय जी कांपते हुए अंदर चले गए। सुशीला जी से कुछ नहीं बोले, बस इतना कहा, आज देर से आऊंगा। रोहन ने शेरवानी पसंद की, फिटिंग ली और बोला, कल शाम तक डिलीवरी कर देना, मेरी शादी है। चला गया। 27 मई की सुबह, शादी का दिन, सारा सामान पैक हो चुका था। डिलीवरी बॉय राहुल की मां अस्पताल में भर्ती थी, वह नहीं आ सकी। श्रीकांत जी परेशान, अब कौन जाएगा। शादी शहर के सबसे बड़े होटल रेडसन ब्लू में थी।
दूल्हे के कपड़े रह गए तो बदनामी हो जाएगी। विजय जी चुपचाप बोले, मैं पहुंचा दूंगा, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने शेरवानी का पैकेट उठाया, ऑटो लिया और रेडिसन ब्लू पहुंच गए। होटल के बाहर फूलों से सजा मंडप, गेट पर ढोल नगाड़े, भीड़। विजय जी ने पैकेट हाथ में पकड़ा और दूल्हे के कमरे की ओर बढ़े। रास्ते में एक शीशे में अपना अक्स देखा। सादा कुर्ता पायजामा, जूते पुराने, चेहरे पर थकान। वे मुस्कुरा दिए, आज मेरे बेटे की शादी है और मैं डिलीवरी बॉय बनकर आया हूँ। दूल्हे के कमरे में रोहन तैयार हो रहा था, नौकरों पर चिल्ला रहा था। विजय जी अंदर गए और बोले, आपकी शेरवानी लाया हूँ। रोहन ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में एक पल को डर कौन था, फिर घृणा। वह जोर से चिल्लाया, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। विजय जी शांत रहे, बोले, बेटा कपड़ा ले लो। रोहन ने होठ चिढ़ाया, अच्छा हुआ तुम आए, चलो एक रस्म निभा दो, मुझे शेरवानी पहना दो। विजय जी चुपचाप आगे बढ़े। शेरवानी निकाली, हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने बड़ी नजाकत से रोहन को पहनाई। बटन बंद किए, कॉलर ठीक किया। रोहन ने जानबूझकर कॉफी का कप जूते पर गिरा दिया। बुड्ढे, दिखता नहीं, जूता गंदा हो गया, कपड़ा लाओ और साफ करो। विजय जी जमीन पर झुके, जूता साफ करने लगे। रोहन हंस रहा था, तुम जैसे गरीब पिता को मैं कब का त्याग चुका हूँ। आज मैं शहर के सबसे बड़े ज्वेलर की दामाद बनने जा रहा हूँ। तुम्हारी शक्ल देखकर मेरी इज्जत खराब हो रही है, निकलो यहाँ से। विजय जी कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक बार रोहन की आंखों में आंखें डालकर देखा और बाहर निकल आए। बाहर सुशीला जी खड़ी थी, वे भी चिंता में दुकान से सीधे वहां पहुंच गई थी। विजय जी ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, आज हमारे बेटे की शादी है। सुशीला जी की आंखों से आंसू छूट गए, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। विजय जी बोले, आज मैं इसे छठी का दूध याद दिलाऊंगा। सुशीला जी ने पूछा, कैसे? विजय जी मुस्कुराए, देखती जाओ। शाम 7 बजे फेरे शुरू होने वाले थे। मंडप भरा हुआ था, दुल्हन आधा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। विजय जी उसके पास गए, आध्या उन्हें देखकर चौंकी, अंकल आप? विजय जी बोले, बेटी 2 मिनट सुन लो। उन्होंने सारी सच्चाई बता दी, रोहन ने कैसे घर बेचा, माँ बाप को सड़क पर छोड़ा, सब कुछ। आध्या की आंखें भर आई, उसने कहा, अंकल आप चिंता मत करो, आज मैं खुद फैसला लेती हूँ। विजय जी बाहर आए और कैमरामैन को बुलाया। कैमरामैन उनका पुराना छात्र निकला। विजय जी ने धीरे से कहा, बेटा जो कुछ कमरे में हुआ सब रिकॉर्ड कर लो और जैसे ही 7वां फेरा पूरा होने वाला हो, बड़ी स्क्रीन पर चला देना। फेरे शुरू हुए। रोहन अक्कड़ से मंडप में बैठा था। आध्या लहंगा पहने आई। हर फेरे के साथ विजय जी का दिल धड़क रहा था। छठा फेरा पूरा हुआ, 7वां शुरू हुआ। जैसे ही 7वां फेरा पूरा होने वाला था, मंडप की बड़ी एलईडी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। रोहन की आवाज गूंजने लगी, मैं इस काली कलूटी लड़की से प्यार नहीं करता, सिर्फ उसके बाप की दौलत चाहिए। मेरे जैसा स्मार्ट लड़का उसकी तरफ ताकेगा भी नहीं। फिर विजय जी को अपमान करते हुए, जूता साफ करवाते हुए पूरा मंडप सन रह गया। आध्या ने गठबंधन में आग लगा दी और रोहन के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। मेहमानों में खुसर फुसर शुरू हो गई। रोहन चिल्लाया, ये झूठ है, ये भिखारी मेरा बाप नहीं है। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। घनश्याम जी ने माइक लिया और बोले, शादी रुकवा रहा हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेहमान तालियां बजाने लगे। आध्या विजय जी के पास आई और पैर छुए। सर, आप मेरे स्कूल के विजय सर ही हैं ना? आपने मुझे सिखाया था कि असली सुंदरता मन की होती है। आज आपके संस्कारों ने मुझे बचा लिया। विजय जी की आंखों से आंसू बह निकले। रोहन पैरों में गिरा, पापा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। विजय जी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा, सिर्फ इतना कहा, जिस बेटे ने माँ बाप को सड़क पर छोड़ा उसे माफी का हक भी नहीं। पुलिस आ गई। आध्या ने धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। रोहन को हथकड़ी लगी और ले जाया गया। विजय जी, सुशीला जी हाथ में हाथ डाले होटल से बाहर निकले। बाहर बारिश हो रही थी, वे भीगते हुए ऑटो में बैठे। विजय जी बोले, आज हमारी गोल्डन जुबली का बदला पूरा हुआ। सुशीला जी ने सिर उनके कंधे पर रख दिया। दोनों चुप थे। आज रोहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी, पर उनके दिल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। बारिश तेज हो चुकी थी। रेडिसन ब्लू के बाहर सड़क पर पानी की छोटी छोटी नदियां बह रही थी। विजय जी और सुशीला जी ऑटो में बैठे थे। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, पर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑटो वाला बार बार पीछे मुड़कर देखता, अंकल जी छाता तो ले लेते। विजय जी बस मुस्कुरा देते। सुशीला जी का सिर उनके कंधे पर था। 50 साल पहले भी एक बारिश की रात में विजय जी ने सुशीला जी का हाथ थामा था और कहा था, चलो जिंदगी शुरू करते हैं। आज उसी हाथ को थामकर वे लौट रहे थे, पर अब जिंदगी खत्म नहीं, फिर से शुरू होने वाली थी।
ऑटो जब उनके छोटे से किराए के मकान के सामने रुका तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। विजय जी बोले, आज हमारा बदला पूरा हुआ सुशीला। सुशीला जी ने धीरे से कहा, बदला नहीं जी, दुख पूरा हुआ, बदला कभी नहीं लिया था हमने। दोनों हंस दिए। उस रात वे सोए नहीं, बस एक दूसरे के पास बैठे रहे और चुपचाप रोते रहे। रोहन की हथकड़ी वाली तस्वीर बार बार आंखों के सामने आती थी। अगली सुबह अखबारों में खबर छपी, शहर के बड़े ज्वेलर की बेटी का शादी मंडप में टूटी, दूल्हे को धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। विजय जी और सुशीला जी का नाम कहीं नहीं आया, पर पूरा शहर बात कर रहा था। श्रीकांत गारमेंट्स पर ग्राहकों की भीड़ और बढ़ गई। लोग आते और पूछते, वो शेरवानी यहीं की थी ना? श्रीकांत जी हंसते और कहते, हाँ, पर अब वो शेरवानी नहीं बिकेगी, उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ गई। घनश्याम दास अग्रवाल खुद दुकान पर आए। उन्होंने विजय जी के पैर छुए और कहा, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली, आप जो मांगे वो मंजूर। विजय जी ने सिर्फ इतना कहा, बेटी को खुश रखिए बस। आद्या प्रिया ने सुशीला जी को गले लगाया और रोते हुए कहा, आंटी, आप दोनों मेरे लिए माँ बाप हो, जब चाहे मेरे घर आना। उस दिन दुकान बंद कर कर सबने साथ में खाना खाया। कमला जी ने पहली बार विजय जी से कहा, अंकल, आप यह किराए का मकान छोड़ दो, हमारे साथ ही रहो। विजय जी ने मना कर दिया, बेटी, अब हम अपना आशियाना खुद बनाएंगे। समय फिर से पंख लगाकर उड़ने लगा। रोहन को कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुना दी। धोखाधड़ी, विश्वासघात और जालसाजी के कई केस थे। जेल में उसे वही कड़वी रोटी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी वह चिट्ठी लिखता, पापा मुझे माफ कर दो, मैं सुधर जाऊंगा। विजय जी चिट्ठी पढ़ते और चुपचाप जला देते। सुशीला जी कहती, एक मौका दे दो। विजय जी जवाब देते, जिसने माँ बाप को सड़क पर छोड़ा उससे माँ बाप का हक नहीं। मौका तो हमने बचपन में ही दे दिया था, अब बस भगवान देगा। श्रीकांत गारमेंट्स अब सिर्फ दुकान नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। सुशीला जी का नाम से एक अलग कलेक्शन लॉन्च हुआ, सुशीला कलेक्शन। बॉलीवुड की एक मशहूर डिजाइनर ने उसे डिजाइन मंगवाए। श्रीकांत जी ने विजय जी को पार्टनर बना दिया। अब दुकान का आधा मुनाफा विजय जी और सुशीला जी को मिलता। दोनों ने पास की सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट खरीद लिया। पहली बार अपने नाम का बोर्ड लगाया, विजय शर्मा। फ्लैट की बालकनी में तुलसी का पौधा लगाया। सुशीला जी ने पुरानी सिलाई मशीन फिर से निकाली और रोज सुबह शाम उस पर बैठती। विजय जी हर शाम मंदिर जाते और लौटते समय गली के बच्चों को टॉफियां बांटते। लोग अब उन्हें मास्टर जी नहीं, बाबूजी कहने लगे थे। एक दिन प्रिया आध्या अपने पापा के साथ आई। उसने कहा, सर, मैं बिजनेस संभाल रही हूँ। पापा ने आधी जायदाद मेरे नाम कर दी। मैं आपके नाम से एक ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ, बेसहारा बुजुर्गों के लिए। विजय जी ने मना किया, पर प्रिया नहीं मानी। ट्रस्ट बना, विजय सुशीला एल्डरली केयर ट्रस्ट। पहला केंद्र इंदौर में ही खुला। 10 कमरे, एक किचन, एक छोटा सा गार्डन। पहली एंट्री विजय जी ने खुद की। एक बूढ़ी औरत जो सड़क पर भीख मांगती थी, विजय जी ने उसे गले लगाया और कहा, आज से ये तुम्हारा घर है। उस दिन सुशीला जी खूब रोई। उन्हें याद आया कि कुछ महीने पहले वे खुद उसी सड़क पर थे। ट्रस्ट की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कपड़े खरीदने नहीं, दान देने आते। कोई फ्रिज दे जाता, कोई फ्रिज दे जाता, कोई कूलर, कोई बिस्तर। विजय जी और सुशीला जी हर रविवार को केंद्र में जाते, बुजुर्गों को खाना खिलाते, कहानियां सुनाते। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा, बेटा, मेरा बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था, आज तुम्हारे कारण मुझे छत मिली। विजय जी की आंखें भर आई। वे समझ गए थे कि रोहन ने जो दर्द दिया था, उसे वे अब दूसरों के दर्द को मिटाकर भर रहे थे। 1 साल बीत गया। श्रीकांत गारमेंट अब 3 शहरों में था। सुशीला जी की डिजाइन दुबई तक पहुंच चुकी थी। विजय जी को शहर के सबसे बड़े स्कूल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। स्पीच के दौरान विजय जी ने सिर्फ इतना कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक चीज सिखाई है, ईमानदारी और मेहनत। आज मेरी छात्रा ने वही सिखाया कि संस्कार लौटाए। पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजा रहा था। प्रिया मंच पर आई और विजय जी सुशीला जी के पैर छुए। एक शाम विजय जी और सुशीला जी बालकनी में बैठे थे। सूरज डूब रहा था। विजय जी बोले, सुशीला, 50 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि जिंदगी भर खुश रखूंगा। बीच में एक पल को लगा था कि वादा टूट गया, पर आज लगता है वादा पूरा हो गया। सुशीला जी हंसी, जी, आपने तो वादा निभाया ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा दिया। आज हमारे पास अपना घर है, सामान है और सबसे बड़ी बात, एक परिवार है जो खून का नहीं, दिल का है। दोनों हंसे। दूर ट्रस्ट के केंद्र से बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआएं आ रही थी। रोहन की एक और चिट्ठी आई थी। इस बार उसने लिखा था, पापा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। जेल में मुझे वही दर्द मिला जो मैंने आपको दिया था। अगर कभी मौका मिले तो पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। विजय जी ने चिट्ठी सुशीला जी को दी। सुशीला जी ने पढ़ी और कहा, अब की बार जवाब दे दो।
विजय जी ने सिर्फ एक लाइन लिखी और भेज दी, बेटा, माफी मांगने का हक तूने खो दिया था जब माँ बाप को सड़क पर छोड़ा। अब बस इतना कर कि जो बचा खुचा जीवन है उसे अच्छे कर्मों से काट। दुआएं हैं तेरे लिए। चिट्ठी पोस्ट करने के बाद विजय जी ने सुशीला जी से कहा, आज दिल हल्का हो गया। 2 साल और बीते। ट्रस्ट अब 5 शहरों में था। प्रिया ने शादी कर ली, एक ईमानदार और मेहनती लड़के से जो विजय जी का छात्र रह चुका था। शादी में विजय जी ने खुद दुल्हन को लहंगा पहनाया और कहा, बेटी, आज तू मेरी बेटी है। प्रिया रो पड़ी। सुशीला जी ने उसे गले लगा लिया। आज विजय जी 78 के हैं और सुशीला जी 74 की। दोनों सुबह 5 बजे उठते हैं, मंदिर जाते हैं, ट्रस्ट में बुजुर्गों को नाश्ता करवाते हैं, फिर दुकान। शाम को बालकनी में बैठकर सूरज को डूबते देखते हैं। लोग पूछते हैं, बाबूजी, इतनी तकलीफें झेली, कभी गुस्सा नहीं आया? विजय जी हंसते हैं, गुस्सा आया था, पर उसे मैंने मेहनत में बदल दिया। जो दर्द मिला उसे दुआ में बदल दिया। आज हमारे पास जो कुछ है वो रोहन ने नहीं, भगवान ने दिया है। सुशीला जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास में जो बैठा है वो आज भी मेरा वही विजय है जिसने 50 साल पहले हाथ थामा था। रात को दोनों सोने से पहले एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। विजय जी धीरे से गुनगुनाते हैं, ये मौसम, ये रंगीनियां। सुशीला जी हंस पड़ती हैं। बाहर तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें चमकती हैं। दूर ट्रस्ट के केंद्र से कोई बूढ़ी आवाज गा रही होती है, रघुपति राघव राजा राम। और विजय जी, सुशीला जी की आंखें बंद हो जाती हैं। उन्हें पता है कि कल फिर सुबह होगी, फिर नया दिन होगा, फिर कोई नया बुजुर्ग आएगा जिसे छत चाहिए होगी, और वे फिर वही करेंगे जो उन्होंने पिछले 70 सालों में किया। प्यार बांटना, कहानी खत्म नहीं होती। यह तो बस एक पड़ाव है। एक बेटे ने माँ बाप को सड़क पर छोड़ा था। उन्हीं माँ बाप ने सैकड़ों बेसहारा माँ बाप को छत दी, और इस तरह दर्द ने दुआ का रूप ले लिया। सच्चाई ने न्याय किया और मेहनत ने फिर से घर बना दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या विजय जी को रोहन को माफ कर देना चाहिए था? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और धन्यवाद।